कमर ऐसा टूटी है पाकिस्तान की कि नोटबंदी बहुत बड़ा कमर टूटने की कारण हुई है पाकिस्तान की। उन्होंने 2 कानून बनाए थे मठ और मंदिरों को दबाने के लिए, परंतु नेहरू ने 35 कानून बना दिए। फिर यूएन में रोते थे जाके कि बचाओ बचाओ ये करके चले गए। आज जब से मोदी सरकार आई है हम यूएन में नहीं जाते, हम सीधा जवाब देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे देश की सेना की गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते हुए ले गया था। जो संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32 की आत्मा भी इन्होंने झकझोर कर दी। क्योंकि किसी भी शहर में कहीं भी बम धमाके हो सकते थे, ये माहौल था देश के अंदर। आज के टाइम पे आपको ये स्लोगन देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन ये आरोप लगा देना जो मोदी ने ये जानबूझ के करवाया, ये गलत आरोप है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो राजनीतिक समीकरण हैं वो भी अपने अपने जो है रंग दिखा रहे हैं। बातें शुरू करेंगे जनता से, जानेंगे उनका क्या है मत कि जो देश में हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाते हैं अपने ही वोटरों के साथ में। इसी विषय में जनता से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नाम भूदेव है जी मेरा। भूदेव जी। जी जी। भूदेव जी, ये जो देश में सनातन विरोध में या जातीय जनगणना के विषय में या इस तरह की जो बातें हो रही हैं, विकास के, रोजगार के बारे में बात ना होकर के इन तरह चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो क्या क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि कांग्रेस ने जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे तो उनके अंदर शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति जन्म ले गई। वो मतलब सनातन के प्रति उनके घृणा थी नेहरू के अंदर। वो नहीं चाहते थे कि सनातन फले फूले और ये देश बहुत विश्व गुरु बने। उनकी धारणा इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने एक ऐसा मापदंड अपनाया, दोहरा मापदंड कहूँगा मैं उसे, कि हिंदुओं के साथ में उन्होंने दोगला व्यवहार किया हमेशा। कैसे? उन्होंने इस प्रकार किया कि उन्होंने 1952 में ऐसे कानून बनाए, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। उन्होंने ऐसे बना दिए कि जो एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, माइनॉरिटी को एक शब्द घेर दिया कि वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। अच्छा। हाँ, परंतु जो हिंदू है मेजॉरिटी के नाम से जिन्हें इन्होंने किया गया, वो अपनी धार्मिक शिक्षा अपने शिक्षा संस्थानों में नहीं दे सकते। अच्छा। तो पहला भेद तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया। फिर इस देश में जो हमारे जो मठ और मंदिर थे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है वो नाश किया कांग्रेस ने कि उन्होंने एक कानून बना दिया कि अंग्रेज़ों ने 2 कानून बनाए थे मठ और मंदिरों को दबाने के लिए, परंतु नेहरू ने 35 कानून बना दिए। अच्छा। मठ और मंदिरों को रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि जितने भी मठ और मंदिर हैं जो बड़े बड़े हैं, जिनसे जो टैक्स का पैसा जो आएगा वो भारत सरकार के कब्जे में हो जाएगा उसका पैसा। अच्छा। जबकि दूसरी तरफ ही मुस्लिम कम्युनिटी और भी जो थे उनको इस बात से छूट दे दी गई कि जी आप अपने पैसे को अपने धर्म के अनुसार लगाओ, अपने समाज के अनुसार लगाओ। तो यहाँ पर भी इन्होंने दोहरा मापदंड अपनाया। फिर उसके बाद में ये 1991 में इन्होंने क्या काम किया, वही तुष्टीकरण की नीति। इनके जो अनुयायी बाद के प्राइम मिनिस्टर बने कांग्रेसी, उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम लेकर के आ गए। पूजा स्थल अधिनियम में क्या था कि जितने भी ये जो मुग़ल शासक थे, इन मुग़ल शासकों ने अवैध रूप से जो हमारे सनातन के मंदिरों पर उनकी ज़मीन पर जो कब्जा कर रखा था, उसे इन्होंने जो है का स्थायी कर दिया कि जी 1900 केवल एक राम मंदिर ही रहेगा जिस पर केस चलेगा और कोई भी हम ऐसा मुकदमा जो है दायर नहीं कर सकते कि जो हमारी ज़मीन छीन ली गई है या हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर जो कब्जा कर लिया गया है, उन्हें आप दोबारा कर नहीं ले सकते हैं। इन्होंने 1991 में यही वैसे देखने में तो पूजा स्थल अधिनियम ऐसा लगेगा बहुत अच्छा है, पूजा स्थल अधिनियम बहुत अच्छा, परंतु वह पूरी तरह से सनातन हिंदुओं के खिलाफ बनाया गया। फिर इनके मन में भी नहीं भरा, इन्होंने 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया। वक्फ बोर्ड अधिनियम इतना खतरनाक था कि जो संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32 की आत्मा भी इन्होंने झकझोर कर दी। क्योंकि जो संविधान का हमारे जो संविधान है का जो सबसे मजबूत और लोगों को न्याय दिलाने वाला आर्टिकल 32 है। क्योंकि अगर कोई भी सरकार हमारे खिलाफ कानून बनाएगी या गलत काम करेगी किसी समाज के प्रति, तो हम आर्टिकल 32 में अदालत में जा सकते हैं और उस कानून को चैलेंज दे सकते हैं। परंतु वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 का बना करके कांग्रेस ने वो अधिकार हमसे छीन लिया और हम उसे वक्फ बोर्ड अधिनियम को कोर्ट में भी जो है चैलेंज नहीं दे सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कह दिया जाए कि ये हिस्सा वक्फ बोर्ड अधिनियम का, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ भी नहीं कोई भी कार्रवाई जो है नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार भी वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके सामने पेश होगा और अपनी सफाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्सा जो है का सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि वक्फ बोर्ड का है। इसके बाद में इन्होंने जो है का इतने ढेर सारे कानून ये लेकर के आए और उसमें
2008 में भी इन्होंने ऐसा वक्फ बोर्ड अधिनियम बना दिया जो सबसे खतरनाक था, और किसी भी प्रकार किसी भी जमीन को ये अपने कब्जे में मौजूदा ले सरकार सकते की हैं। अगर हम बात करें, मौजूदा जो अभी चल रहा है उसमें इन अधिनियमों की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में जो महंगाई और बेरोजगारी है, जो मूलभूत विषय हैं जिस पे चर्चा करना और भी ज़्यादा आवश्यक है, जी। उस पर भी कुछ कहें आप। बताता हूँ पहले। अब इन्होंने ऐसे ही नेहरू ने 370 धारा जो लगाई थी, 370 धारा में 35 ए जोड़ दिया गया। 35 ए में क्या किया कि यदि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का कोई भी आदमी होगा और वो जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेगा तो भारत का स्वतः ही नागरिक बन जाएगा। तो पाकिस्तान के लोगों ने यही सोचा कि कश्मीर की जो लड़कियां हैं उनसे शादी करो और सीधे यहाँ आओ और फिर इस भारत के खिलाफ जिहाद करो। तो सबसे तरीका 35 ए ने हमें यही दिया, सबसे खतरनाक। और यहाँ हमारे सैकड़ों हजारों जो पुलिसकर्मी और यहाँ हमारी सेना के जो लोग मारे गए इसी 35 ए के कारण मारे गए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद का बढ़ावा दिया ये उसी नेहरू जी की देन है, जो आर्टिकल 35 ए इन्होंने इसमें ठोक दिया गया था। तो इतना दोहरा मापदंड अपनाया गया भारत के साथ में, यानी भारत के संविधान के खिलाफ इन्होंने इतना गलत काम किया कि कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता। पता नहीं नेहरू को क्यों सनातन हिंदुओं से क्यों घृणा थी, क्यों नफरत करते थे, ये हमारी समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक महंगाई का उसका बात है, देखो मैं आपको बताऊँ, महंगाई की बात करते हो आप, मेरे अच्छी तरह मुझे पता है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ सरसों जब 2000 रुपये कुंटल थी, 2000 रुपये कुंटल मिलती थी तब, और आज की डेट में वही 2000 का रेट 8000 रुपये कुंटल मिल रही है। तो महंगाई, जब किसान को अच्छी कीमत मिलेगी, उपज का मूल्य मिलेगा तो अपने आप सर्कुलेट होगा, ऊपर महंगाई बढ़नी है। तो महंगाई का तो कोई औचित्य नहीं है। अगर जब 400 रुपया मिलता था, जो है 400 का सिलेंडर मिलता था, उस समय 250 रुपया और 300 रुपया की मजदूरी थी। आज जो है 600 रुपया की मजदूरी है, तो 900 का सिलेंडर मिल रहा है। तो कहाँ आप कह सकते हो कि ये जो है महंगाई है? महंगाई का कोई वो नहीं है। जहाँ पर ये भी तो देखो कि 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन भी दिया जा रहा है, गेहूँ और चावल। जबकि हालांकि मैं नहीं लेता गेहूँ चावल, किसी भी प्रकार का मैं फ्री में नहीं लेता, ना मुझे जो है ठीक लगता, फिर भी वो काफ़ी कितनी जो है वो मदद कर रहे हैं। और देश की सुरक्षा के लिए बताऊँ आपको, जहाँ तक एक आलोचना करते हैं कुछ लोग कि हमारे मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे पूछिए कि उन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल में इस देश की सुरक्षा के लिए कितने हथियार खरीदे। और मोदी जी की भी तुलना करो इस 10 साल के इतिहास में कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कितने अच्छे काम किए। S-400 जो हमें रूस का जो हमारा रक्षा प्रणाली जो आकाश पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं, जितना मौजूद है कि सिक्योरिटी लेवल पे कितना अच्छा काम हुआ है। क्या कहते हैं आप, देश की सिक्योरिटी कितनी मजबूत हुई है? बहुत अच्छी मजबूत हुई है। पिछले सरकार से अगर बात करें तो पिछले सरकार में बता रहे हैं, जैसे कि आपने सुना ही है कि पिछले सरकार में कांग्रेस सरकार ने जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज की मौजूदा स्थिति में है। मैं सिक्योरिटी की बात करना चाहूँगा और साथ में जो सीमा सुरक्षा की बात। याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे देश की सेना की गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते हुए ले गया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने एक गोली के बदले सर्जिकल स्ट्राइक किया घर में घुस के। तो ये सिक्योरिटी है हमारी सीमा की सुरक्षा। पुलवामा अटैक का क्या कहेंगे आप? जो पुलवामा अटैक हुआ, जो जितने बड़े लेवल पे यहाँ पर RDX आ गया और इतना बड़ा अटैक हो गया सेना के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जहाँ से भी आया, जिस भी माध्यम से आया, तो गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो जांच की विषय है, जो किस तरह से आया, कहाँ से आया, ये जांच की विषय है। अभी भी जांच चल रही है उसमें, अभी भी जांच चल रही है। अब जब उसका जांच में आएगा, रिपोर्ट आएगा जो किस तरह से आया, किस माध्यम से आया, तो उसके बाद फिर पता चलेगा। लेकिन ये आरोप लगा देना जो मोदी ने ये जानबूझ के करवाया, ये गलत आरोप है। इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मैं भी बोलना चाहता हूँ। मैं भी आपको सिक्योरिटी लेवल पे बात कही इन्होंने कि सिक्योरिटी लेवल पे देश हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है पहले की अगर बात करें पुरानी सरकारों के मुकाबले। क्या कहते हैं आपके देश में? सबसे बड़ा एग्जांपल आप एक देखो ना कि जब आप आज से 10-12 साल पहले की बात करें या तो बात करें, हम ये किसी मेट्रो स्टेशन पे होते थे या किसी रेलवे स्टेशन पे होते या किसी बस स्टैंड पे या किसी बस के अंदर होते, तो वहाँ लिखा रहता है कि सावधान, चेक कर लीजिए आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। या किसी थिएटर में जाते तो लिखा रहता था आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। तो भय का माहौल इस तरीके से, क्योंकि कभी भी किसी भी शहर में कहीं भी बम धमाके हो सकते थे, ये माहौल था देश के अंदर। आज के टाइम पे आपको ये स्लोगन देखने को नहीं मिलता होगा। क्यों? क्योंकि देश की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। दूसरी चीज 370 की बात कर रहे थे, 370 जब लागू थी पहली बात तो उसको ऐसा हुआ बनाया गया कि नहीं इसको तो कोई छू ही नहीं सकता, कत्लेआम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे देश में जम्मू और कश्मीर को बांटा गया था। लोग कहते हैं ना 370 हटाने के बाद आपने बांट दिया, नहीं, उनको जोड़ा गया है। तो उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग थे ना, अपने आप को भारतीय मानते नहीं थे। वो कहते थे हम जम्मू एंड कश्मीर के, हमारा ये स्टेट अलग है, ये राज्य अलग है।
जब से 370 हटी है, आप लाल चौक पे देखो ना, आज भी तिरंगे में जगमगाती रोशनी आपको दिख जाएगी। वहाँ पे एक टाइम था कि तिरंगा फहराना सबसे बड़ा काम था, क्योंकि आतंकवादी चैलेंज देते थे, अगर किसी ने तिरंगा फहराया उसको हम मार देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से इजीली, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान का अपना पार्ट मानते थे, इजीली पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पे शरण देते थे और वो आतंकवाद फैलाते थे। आज के टाइम पे सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। वहाँ पे इन्होंने आतंकवाद फैला के क्या किया? रोजगार खत्म कर दिया। वहाँ सबसे बड़ा रोजगार क्या था? टूरिज्म। वहाँ पे फिल्में बनती थी, लोग घूमने जाते थे, उससे वहाँ के लोकल लोगों को पैसा मिलता था, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि आतंकवाद था वहाँ पे। आतंकवाद की वजह से वो खत्म होने से बाकी लोग बेरोजगार हो गए। अब उनको क्या चाहिए? खाने के पैसे नहीं है। मैं गया, मैंने 500 रुपए दिए, ठीक है, पत्थर फेंको, सेना पे पत्थर मारो, वो फेंक रहे हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि लोग जो उनको पैसा दे रहे हैं, जो नेता हैं वहाँ के, वो उनको भड़का रहे हैं सेना के खिलाफ। उनके लिए आपके देश के नहीं, आपके देश में आके ये आप लोगों को इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है, तो उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। आज क्यों नहीं पत्थर फेंकते? क्यों? आज के टाइम पे वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, वहाँ पे टूरिस्ट भी जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी स्टार्ट हो गए, और वहाँ का युवा भी समझ रहा है कि यार पत्थर फेंकने में हमारा भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य है आर्मी में जाएं, हमारा भविष्य है कि हम यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दें, यहाँ पे शांति लेके आए। आज देखो कोई भी वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती। पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी है आतंकवाद का नाम। अब सुने, पाकिस्तान पहले अपने ही ऐसा कर दिया उसको कि अपने मुद्दों से नहीं सुलझ पा रहा, वो भारत की तरफ तो देखेगा क्या? पहले आए दिन आतंकवादी वहाँ से आते थे, हमारे सैनिकों को मार के जाते थे, हम वहाँ पे फिर यूएन में रोते थे जाके कि बचाओ बचाओ, ये करके चले गए। आज जब से मोदी सरकार आई है, हम यूएन में नहीं जाते, हम सीधा जवाब देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके, ठीक है ना। और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अभिनंदन को जब उन्होंने पकड़ के रखा था, ठीक है ना, पाकिस्तान ने शर्तें रखी थी कुछ भारत के, पहले हमसे बात करो उसके बाद हम छोड़ेंगे। मोदी जी ने कहा नहीं, पहले छोड़ो उसके बाद कोई बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। और पूरी सेना को तैयार कर दिया था कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, और अमेरिका ने उसमें इंटरफेरेंस किया, पाकिस्तान को बोला कि अगर आपने आज रात को अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान का पेशाब निकल गया था और उसको छोड़ना पड़ा अभिनंदन को। ये है ताकत इस सरकार की। हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूमने जा रहे हैं, वहाँ फोटो सेशन कराने जा रहे हैं, नहीं, वो अपने राजनीतिक रिश्ते बढ़ाने जा रहे थे। जब ये 370 हटी या जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, किसी भी देश ने उसका विरोध नहीं किया। सबसे पहली बात 370 जब पहले हम बात करते थे तो सबसे कि यूएन हस्तक्षेप करेगा, अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, किसी ने चू नहीं करी। ये है डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे कि बाकी लोगों को अपने साथ किया। साथ करने से क्या, वो पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं थे, वो भारत के साथ खड़े होते। तो ये सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है। और सिक्योरिटी की बात करें तो आज भारत बहुत सुरक्षित है। यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, पहले आए दिन घटनाएं होती थी। लोग हमेशा डरे डरे महसूस करते। किसी भी आप फेस्टिवल टाइम पे देखो ना, आप G20 समिट हो गया, इतने आराम से पहले हो सकता था क्या? सोच ही नहीं सकता था। ना कोई विदेशी जो सर्वोच्च वहाँ के नेता हैं, वहाँ भारत में ये अगर होता भी तो आते नहीं वो, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज मोदी जी ने इंश्योर किया कि भारत इतना सुरक्षित है कि आप आ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना सफलतापूर्वक G20 का समिट किया जिसका कोई जवाब नहीं है। सारे देशों ने उसकी सराहना की, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के लोग भी उसकी सराहना करें। आज पाकिस्तान के लोग, अगर आप उनकी जनता की आवाज़ सुने, वो इंडिया को देख रहे हैं कि इंडिया किस लेवल पे जा रहा है। भाई ने बोला है कि पाकिस्तान की कमर कैसे टूटी। भाई ने बोला है, बहुत सही बात बोला है, पाकिस्तान की कमर ऐसे टूटी है जो नोटबंदी हुए है ना, उससे कमर टूट गई है। अच्छा, आपका क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? नोटबंदी से हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमको तो फायदा बहुत है। क्योंकि हमको जब सुरक्षा मिल रहा है, हमको सुरक्षा चाहिए। हिंदुस्तान में अच्छे जगह पे हम रह के सो लें, अच्छा हमारा फैमिली रहे, वही हमारा हिंदुस्तान है। कमर ऐसा टूटी है पाकिस्तान की कि नोटबंदी बहुत बड़ा कमर टूटने की कारण हुई है पाकिस्तान की। कटोरे हाथ में आई है, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान। एक बात बताइए, अगर नोटबंदी नहीं होता ना तो हमारा हिंदुस्तान आज भी सुरक्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि नोटबंदी ने बड़ा कारण हुआ है। और क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा नाम है मेरा।